नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की योजना। कतर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने वाले ये मुस्लिम को, जाने खाड़ी देशों में बसे इन भारतीयों की कहानी। अटल सेतु पर रफ्तार के सौदागरों की खैर नहीं, 32,000 वाहन चालकों को चालान जारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी साल में असंवैधानिक करार देना केंद्र सरकार को बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा, काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही कोर्ट के चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। सर्वसम्मत से लिया गया है ये निर्णय। फैसला सुनाने के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे हैं। मेरे फैसले का समर्थन जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा किया गया है। इसमें 2 राय है, एक मेरी खुद की और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हालांकि तर्कों में थोड़ा अंतर है। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा, काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी दूसरे तरीके हैं। हमारी राय है कि कम से कम प्रतिबंधात्मक साधनों से परीक्षण संतुष्ट नहीं होता। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चुनाव बॉन्ड के अलावा अन्य साधन भी है। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य माध्यमों से योगदान अन्य प्रतिबंधात्मक साधन है। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना उचित नहीं है। संविधान इस मामले में आंखें बंद करके नहीं रख सकता। केवल इस आधार पर ही इसका गलत उपयोग हो सकता है। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि निजता में मौलिक अधिकार में एक नागरिक की राजनीतिक गोपनीयता और राजनीतिक संबद्धता का अधिकार शामिल है। किसी नागरिक की राजनीतिक संबद्धता के बारे में जानकारी से किसी नागरिक पर अंकुश लगाया जा सकता है या उसे ट्रोल किया जा सकता है। इसका उपयोग मतदाता निगरानी के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है। इतिहास से पता चलता है कि वैचारिक झुकाव आदि से राजनीतिक संबद्धता का आकलन किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान आम तौर पर पार्टी के समर्थन के लिए या बदले में दिया जाता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब तक कानून निगमों और व्यक्तियों द्वारा इसकी अनुमति देता है। जब कानून राजनीतिक समर्थन दिखाने वाले राजनीतिक योगदान की अनुमति देता है तो उनकी रक्षा करना संविधान का कर्तव्य है। कुछ योगदान गैर प्रमुख दलों का भी होता है और आम तौर पर यह समर्थन दिखाने के लिए होता है। याचिकाएं निम्नलिखित मुद्दे उठाती है। संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। B, क्या असहमति कॉर्पोरेटिंग फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मुद्दे 1 पर अदालतों ने माना है कि नागरिकों को सरकार को जिम्मेदारी ठहराने का अधिकार है। सूचना के अधिकार के विस्तार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक जानकारी भी शामिल है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां है। चुनावी चुनाव के लिए
लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है। किसने उठाया था चुनावी बॉन्ड योजना पर सवाल? संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे हैं। पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR द्वारा दायर याचिकाओं सहित 4 The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the scheme is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कतर की यात्रा पर है। वह बुधवार रात को अपनी 2 दिन के दौरे पर दोहा पहुंचे हैं। दोहा पहुंचने के बाद उन्होंने कतर के नेताओं के साथ बैठक के अलावा भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि दोहा में जिस तरह का शानदार स्वागत प्रवासी भारतीयों ने किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। पीएम मोदी की इन तस्वीरों में उनका स्वागत करते हुए जमा हुए मुस्लिम बोहरा समुदाय के लोग भी दिख रहे हैं। बोहरा समुदाय के कार्यक्रम भारत में भी पीएम मोदी जा चुके हैं और अब दोहा में भी इस समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया है। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग अरब के देश में फैले हुए हैं। 1960 के दशक में हार्डवेयर और निर्माण सामग्री के व्यापारियों के तौर पर बोहरा भारत से UAE के शारजाह गए थे। इसके बाद ये दूसरे अरब मुल्कों में भी व्यापार के लिए गए और बस गए। इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये चिकित्सा, कानून, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और IT सहित तमाम व्यवसाय में है। बोहरा समुदाय के लोग आर्थिक तौर पर मजबूत है और इसलिए अच्छे प्रभाव भी रखते हैं। बोहरा समुदाय का इतिहास और परंपरा दाऊदी बोहरा समुदाय की विरासत फातिमी इमामों से जुड़ी हुई है। उन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से इमामों को मानता है। दाऊदी बोहराओं के आखिरी इमाम तैयब अबुल कासिम थे। इमाम तैयब के बाद आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा शुरू हुई, जिन्हें सैयदना कहा जाता है। सैयदना का आदेश बोहराओं में सर्वोच्च माना जाता है। उनके आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। दाऊदी बोहरा समुदाय धार्मिक तौर पर बेहद सख्त माना जाता है। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग दुनिया के करीब 40 देशों में हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, यमन, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE और अरब के दूसरे देश भी शामिल हैं। दुनिया भर में अभी दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों की आबादी करीब 10 लाख है। इस समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही है। भारत में भी गुजरात और महाराष्ट्र में इस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा है। बोहरा शब्द मिलने के पीछे भी इन लोगों का भारत आगमन ही माना जाता है। बोहरा गुजराती शब्द बोहराऊ का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है व्यापार। यह समुदाय 11वीं शताब्दी में मिस्र से भारत पहुंचा था, जो इनको ये नाम मिला है। पिछले महीने 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवंडी न्यावा शेवा अटल सेतु यानी MTHL का उद्घाटन किया था। 1 महीने के भीतर 8,13,774 वाहन समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे ब्रिज से गुजर चुके हैं। प्रशासन को अब तक 13.95 करोड़ रुपए की रकम टोल के रूप में प्राप्त हो चुकी है। जी हां, मुंबई से नवी मुंबई के बीच समुद्र पर बने 22 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को सिग्नल फ्री रखा गया है। ब्रिज पर वाहनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की अनुमति दी गई है, लेकिन वाहन चालक स्पीड लिमिट का भी पालन नहीं कर रहे हैं। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी MMRDA के अनुसार अटल सेतु पर अब तक 1200 ओवर स्पीड के मामले सामने आए हैं। एक वाहन 180 किलोमीटर की स्पीड से गुजरा। 32,000 वाहन चालकों को चालान जारी। जी हां, अटल सेतु के नाम देश के एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बगैर टोल भरे आगे बढ़ने वाले वाहनों से भी टोल वसूली की जा रही है। इसके लिए सेतु पर देश में पहली बार टोल वसूली चालान काटा जा रहा है। अब तक 32,000 वाहनों के खिलाफ टोल वसूली का चालान जारी किया गया है।
MMRDA के अनुसार चालान की रकम ट्रांसपोर्ट विभाग के माध्यम से वसूली जाएगी। विभाग के जरिए यह रकम MMRDA को मिलेगी। सेतु पर देश में पहली बार ओपन रोड टोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बहुत से वाहनों में फास्टैग नहीं होने या फास्टैग अकाउंट में पैसे नहीं होने के मामले भी सामने आए हैं। MMRDA कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी के अनुसार जुर्माने से बचने के लिए कई वाहन चालक कैमरे के करीब आते ही स्पीड कम कर लेते हैं। ऐसे चालाक वाहन चालकों की कोई चालाकी काम नहीं आएगी। सेतु पर लगे हाईटेक कैमरे और तकनीक की मदद से वे बच नहीं सकते। तय रफ्तार पर सेक्शन पार करने का समय दर्ज है। ऐसे में अगर कोई गाड़ी तय समय से पहले सेक्शन पार करती है तो उस पर ओवर स्पीडिंग का जुर्माना लग जाता है। ओवर स्पीडिंग के कारण सेतु पर अब तक कुल 6 दुर्घटनाएं हो चुकी है। सेक्शन से ओवर स्पीडिंग की पहचान। ओवर स्पीडिंग पर नजर रखने के लिए ब्रिज को 14.60 किलोमीटर और 16.60 के सेक्शन में विभाजित किया गया है। साथ ही सेतु से गुजरने वाली हर गाड़ियों पर नजर रखने के लिए ब्रिज पर 130 CCTV सर्विलेंस सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं ओवर स्पीड की घटनाओं को रोकने के लिए 12 स्पीड कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। समुद्र पर बने सेतु के महत्व को देखते हुए पानी के भीतर 36 अंडर ब्रिज सर्विलेंस सिस्टम स्थापित किए गए हैं। MTHL से कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे सेतु से गुजरने वाले वाहनों के साथ ही पानी में ब्रिज के करीब होने वाले हर गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हाईटेक कैमरे की मदद से वाहनों के साथ ही सेंटर में बैठे कर्मचारी गाड़ी का नंबर प्लेट भी पढ़ सकते हैं। किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर एरिया में पुलिस की सख्ती जारी है। आम लोगों के वाहनों को जांच के बाद निकलने दिया जा रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर सफर से बचने की सलाह दी है। इसके लिए पुलिस ने रूट के कई विकल्प बताए हैं जहां से वाहन चालक बिना परेशानी निकल सकते हैं। बदरपुर बॉर्डर समेत अन्य नाकों पर पुलिस जांच के कारण जाम में लोग फंस सकते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि नोएडा या दिल्ली से फरीदाबाद जाने के लिए कालंदी कुंज से सेहतपुर होते हुए आगरा नहर के किनारे वाले रूट का इस्तेमाल करें। इसी तरह फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए बटखल से सूरजकुंड रोड होकर प्रहलादपुर बॉर्डर का प्रयोग करें। शहर में हाईवे के बजाय बाईपास रोड से गुजरने की भी सलाह दी गई है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। दिल्ली से फरीदाबाद होकर आगरा जाने वाले नेशनल हाईवे से किसानों के दिल्ली कूच करने का अनुमान है, लिहाजा इससे सफर न करने की सलाह दी गई है। पलवल मथुरा की ओर से जाना है तो NH-19 से कैली बाईपास रोड की ओर से मुड़कर ITMT चौक से मजगर गांव से छायसा रोड होते हुए पलवल की ओर KGP एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें। NH-19 से कैली बाईपास रोड पर मुड़कर तिंगाव रोड से मोहन गांव की तरफ जाते हुए पलवल की ओर से अलावलपुर गांव रोड का उपयोग कर सकते हैं। पलवल के रास्ते फरीदाबाद की ओर जाने वाले वाहन चालक इन वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। पलवल से KGP एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए छायसा कट से अटेली की ओर दयालपुर से होते हुए IMT चौक से फरीदाबाद बाईपास रोड ले सकते हैं। NH-19 से अलावपुर चौक पलवल की ओर उतरते समय दाएं मुड़कर मोहन रोड से होते हुए छायसा से तिगाव रोड का इस्तेमाल करते हुए फरीदाबाद बाईपास रोड का उपयोग किया जा सकता है। बिहार के करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से नियोजित शिक्षकों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को 3 बार की जगह 5 बार सक्षमता परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक पिछले कई वर्षों से लिखित एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी जो भी कठिनाई थी उसमें ऑनलाइन परीक्षा की समस्या थी। बहुत शिक्षक जो पुराने थे उन्हें इसे लेकर आपत्ति थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह से सरकार ने 3 बार परीक्षा ऑनलाइन लेने के अलावा 2 लिखित परीक्षा का मौका भी शिक्षकों को दिया जाएगा। 2 बार होगी लिखित परीक्षा। इससे पहले बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से संकेत दिया गया था कि सक्षमता परीक्षा में 3 के बदले 5 मौके दिए जाएंगे। वही SC/SK के पाठक की ओर से यह भी संकेत दिया गया था कि सक्षमता परीक्षा में BPSC एग्जाम की तरह कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। के पाठक ने पहले ही दिलाया था 5 बार एग्जाम का भरोसा। जी हां, बीते दिनों सीतामढ़ी स्थित डायट भवन के निरीक्षण के दौरान के पाठक ने सरल सवाल पूछने और 3 बार की जगह 5 बार मौका देने का भरोसा दिलाया था। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को रिफ्रेश करने के लिए सक्षमता परीक्षा कराने की बात कही गई है। हर 6 महीने पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। एमी अवार्ड विनर फिल्म प्रोड्यूसर रिची मेहता निर्देशित सीरीज पोचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। इस सीरीज में निमिषा सजयन, रोशन मैथ्यू और देब्यू भट्टाचार्य लीड रोल में है। पोचर का प्रोडक्शन ऑस्कर विजेता और फाइनेंस कंपनी QC एंटरटेनमेंट ने किया है। QC एंटरटेनमेंट ने ही जॉर्डन पील की गेट आउट और स्पाइक ली की ब्लैक क्लासमैन जैसी हिट फिल्में दी है। वही आलिया भट्ट इस सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। सच्ची घटनाओं पर बेस्ड इस क्राइम ड्रामा सीरीज को 8 हिस्सों में बांटा गया है। बताया जा रहा है कि पोचर भारतीय इतिहास में हाथी दांत का सबसे बड़ा अवैध शिकार करने वाले गिरोह का खुलासा करता है। प्राइम मेंबरशिप का ये शो मुख्य रूप से मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी में है और इसे 23 फरवरी को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों में प्राइम वीडियो पर इसका प्रीमियम किया जाएगा। यह सीरीज अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में उपलब्ध होगी और इसमें 35 से ज्यादा भाषाओं में सबटाइटल होंगे। लगातार हाथियों में निर्मम और लगातार हत्या हो रही है। जी हाँ, ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे लगातार हाथियों की निर्मम और लगातार हत्या हो रही है, जिसका हकीकत काफी डरावनी है। आखिरकार इस अपराध में शामिल लोगों की छानबीन शुरू होती है, जिसमें पुलिस से लेकर जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली टीम के अलावा कुछ अन्य टीम इससे जुड़ जाती है। ये सभी भारतीय इतिहास में हाथी के सबसे बड़े स्तर पर होने वाली अवैध शिकार के गिरोह का पर्दाफाश करने की खोज में लगातार है। लेकिन क्या इससे निर्दोष जानवरों के साथ हो रहे अत्याचार और असहाय हाथियों को वह न्याय मिलेगा? इसी सवाल की गूंज इस क्राइम सीरीज में सुनाई देने वाली है। आलिया भट्ट ने कहा, हमारी पूरी टीम के लिए ये गर्व की बात है। आलिया भट्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए इटर्नल की हमारी पूरी टीम के लिए गर्व की बात है। पोचर जानवरों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के गंभीर और दिल दहलाने वाले मुद्दों को दिखाता है। मुझे उम्मीद है कि रिची की इस मजबूत कहानी हर किसी को जंगल के जानवरों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देती है। ये कहानी हमें सभी जीवित प्राणियों के साथ प्यार के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं इस कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए QC एंटरटेनमेंट और प्राइम वीडियो के रूप में साझेदार पाकर बहुत खुश हूँ। बताते चले कि ये सीरीज 23 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के चुनाव में बीजेपी ने काफी नेताओं की टिकट काट दी है। गुजरात में पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मत्स्य एवं पशुधन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा है। दोनों दिग्गज नेताओं के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें अब मजबूत हो गई है। राज्यसभा चुनाव के बीच चर्चा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट की सीट से मैदान में उतर सकते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला अभी तक लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इसी प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भावनगर की सीट से लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। मांडविया भी अभी तक लोकसभा के सदस्य नहीं चुने गए हैं। वहीं 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव में भावनगर जिले की पालिताना सीट से ये चुनाव गए थे।
पाटीदार समुदाय है दोनों दिग्गज। जी हाँ, बीजेपी के दोनों नेता पाटीदार समुदाय से आते हैं। 69 साल के पुरुषोत्तम रुपाला राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक थे, 3 बार विधायक और फिर 2 बार राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री बने। रुपाला राजनीति में लंबी पारी खेल चुके हैं, वही गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रुपाला की गिनती बीजेपी के अच्छे कम्युनिकेटर में होती है। उनकी भाषण शैली काफी अच्छी है, खासकर गुजराती भाषा में। इसके चलते उन्हें सुनने के लोग उत्सुकतावश पहुंचते हैं। रुपाला को संगठन की अच्छी समझ है। उनके राजकोट से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है। अभी यहां से बीजेपी मोहन भाई कुंडारिया सांसद है।